जय हिंद। एग्जाम ट्रैक कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के भाग 3 में भारतीय संविधान के भाग के बारे में कि 22 भाग है, 22 भागों में से किस भाग में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन बहुत सारा आता है, पूरा संविधान ही भाग भी टिका हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये नहीं समझिए कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या कोई स्पेशली एक एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि जीके जीएस चेंज नहीं होता है, संविधान चेंज नहीं हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम होगा, बस क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग होता है। आपको बता देंगे किस एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए ताकि आपको दिमाग में ये चीज़ आ जाए और एग्ज़ाम में आपसे छूटे नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, संघ उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 से 4 के बीच में है। ये नागरिकता 5 से 11 में है। मूल अधिकार 12 से 35 में जो आपका मूल अधिकार मिलता है, बोला जाता है मूल अधिकार कब मिलता है, तो जब जैसे ही हम लोग जन्म लेते हैं तो ऐसे ही मूल अधिकार हम लोग को मिल जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में है। मूल कर्तव्य 51 के क में है। संघ 52 से 151 में है। संघ में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा ये सभी है। राज्य 152 से 237 में है। राज्य मतलब कि विधान परिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय ये सभी है। पहली अनुसूची ये दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242 में है। पंचायत 243 से 243 के अण तक है। नगर पालिका 243 के त से य 6 तक है। सहकारी समिति भाग 9 के बी में है। भाग के 9 के ए में नगर पालिका है। पूछता है ये सिंपल क्वेश्चन कि पंचायत किस भाग से संबंधित है, तो ये 9 से संबंधित है। और नगर पालिका भाग 9 के ए में है और सहकारी समिति 9 के बी में है। 10 में भाग 10 में है अनुसूचित जाति और जनजाति 244 से इतना है दिया हुआ। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग को बता देते हैं। फिर भाग आपका 15 इम्पोर्टेंट है, जिसमें निर्वाचन है। 16 भी उतना इम्पोर्टेंट है। 17 है जिसमें राजभाषा है, 43 से 351 के बीच में है। 20 है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में है। बस ये इम्पोर्टेंट जो भाग था वो, अब उसके बारे में पूरा आगे डिटेल्स बताएंगे। वो तो हम दिखा दिए कि हाँ क्या है। चलिए, भारत के मूल संविधान में कुल कितना भाग था, तो जब संविधान बना था उस समय कुल 8 भाग था और अभी 12 हो गया है। जब संविधान बनाया गया था उस समय भागों की संख्या 8 था, अभी 12 हो गया है। भारतीय संघ के नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। कोई नया राज्य का गठन हम करेंगे तो वो किस अनुसूची के तहत आएगा, तो वो प्रथम अनुसूची के तहत आएगा। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची के राज्य के नाम उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारत के संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें भारत के मूल संविधान कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 थी, अभी 12 है। ये जो भाग है वो 22 है। और जैसे कि 4 के ए लगा देंगे, 9 का ख बताए थे ना, ए और बी, वो सभी लगा के भाग 25 आ जाता है। तो वो देख लीजिएगा, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा मारना है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्य में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, ये 5वीं अनुसूची में है। देखिए, पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है 1 से 4 में। दूसरी दिया गया है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये सभी के बारे में। तीसरी में है संघ राज्य संसद, विधानमंडल के सदस्य चुनाव, मतलब कि चुनाव के बारे में। चौथी अनुसूची में है राज्यों के संघ, ये अच्छा समझाया, राज्यों और राज्य के संघ के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पूछा जाता है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आर्टिकल में है, तो ये चौथी अनुसूची में है, अनुच्छेद 4 के 1 में और 80 के 2 में इसका चर्चा किया गया है। 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में, जो अनुच्छेद 244 के 1 में दिया गया है। 6ठी अनुसूची में है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, उसके प्रशासनिक के बारे में जानकारी दिया गया है अनुच्छेद 244 एवं 275 के फर्स्ट के तहत।
7वीं अनुसूची में है संघ सूची, राज्य सूची, संबंधित सूची। देता है कि 7वीं संघ सूची किस अनुसूची के तहत आता है, तो ये 7वीं अनुसूची के तहत आता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दिया गया है, अनुच्छेद 344 से 351। 9वीं अनुसूची में इसमें भूमि अधिग्रहण है, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है नियम, जिसका पूर्ण को बचाने के, यानी कि भूमि से संबंधित 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची में कोई चीज़ डाला जाता है तो उसको कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी नहीं बदला जा सकता है, उस पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची में है आपका दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहलता, यानी कि 10वीं जो अनुसूची है उसमें दल बदल के बारे में समझाया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ वे उत्तरदायी निर्धारित किया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियाँ दिया गया है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा है, किसमें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया था। पहले भाषा, कुल भाषा 14 था, 8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि हम लोग का 15वां भाषा कौन है, सिंधी है, कब जोड़ा गया था, तो 1967 में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत, 21वां संविधान संशोधन के तहत। जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा आप आंसर लगाइएगा। ये वीडियो देख लीजिए, कन्फर्म आपको याद हो जाएगा। भारतीय संविधान की विशेषता, हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। इंडिया, डेट इज, एक देखिए अनुसूची हम लोग देख लिए हैं हम। ये भी देख लेते हैं। हमारे संविधान का राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। इंडिया, डेट इज, भारत। इंडिया अर्थात भारत। हमारे संविधान में हमारे देश के 2 नाम के बारे में चर्चा किया गया है, इंडिया और भारत के बारे में। हिंदुस्तान वगैरह कहीं नहीं है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, दे देता है एग्जाम में कि निम्न में से किसका चर्चा हमारे संविधान में किया गया है। आर्यभट्ट, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान दिया रहता है ऑप्शन, तो उसमें से चुन लीजिएगा कि कौन कौन सा है। तो कौन सा है, इंडिया और भारत। इसी 2 नाम का उल्लेख है हमारे संविधान में, हमारे देश के बारे में। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संसदात्मक है। हमारे संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, संसदात्मक। सभी पावर, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, सांसद है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। जो विधायिका होते हैं उसके कार्यपालिका पर नियंत्रण होते हैं। जैसे कि एसपी डीएम के ऊपर विधायक, सांसद, नेता, मंत्री सभी का क्या होता है, अधिकार होता है। जैसे वो बोलते हैं वैसे यहाँ काम होता है। अध्यात्मक शासन व्यवस्था का आधारभूत क्या है, एकल कार्यपालिका। अध्यात्मक जो शासन व्यवस्था का आधारभूत होता है एकल कार्यपालिका होता है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु क्या है, न्यायिक समीक्षा है। दोनों के बीच न्यायिक समीक्षा का अंतर है। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से। देखिए स्वतंत्रता हम लोग का है, क्या क्या कौन कौन सा स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता पहले लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है, पथ निरपेक्ष है, समाजवादी है, संप्रभुता है, भ्रातृत्व है, समानता है। भारतीय संविधान के मूल ये सभी है। याद रखिएगा, ये ऑप्शन दे देता है इनमें से कौन सा स्वतंत्रता नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों के संविधान की आत्मा कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी, इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। पहले जो संविधान हम लोग का लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियाँ थी। अभी भी 395 ही अनुच्छेद है और अनुसूचियाँ कितना है, तो ये 12 हो गया है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था, तो सर्वप्रथम कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 में जनगण मन गाया गया था। राष्ट्रगान को गायन का मानक समय कितना होता है, तो राष्ट्रगान गाने में कुल 52 सेकेंड लगता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारत का संविधान इतना जटिल है, इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। किसको, भारत के संविधान को।
एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ बाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। कौन कहा था? तो ये एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ जो विवाद हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने कहा था क्या? भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो केसी व्हिटियर का है। व्हिटिकर होना चाहिए, केसी व्हिटियर दिया हुआ है। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों हो गया है? तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान के कारण ऐसा है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ऐसा ऑप्शन में देता है कि भारतीय संविधान कैसा है, तो याद रखिएगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइजवर्ड हैगिन्स का है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? कि केसी व्हिटियर ने कहा था। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता होता है। जनता ही तय करते हैं कि मेरा राष्ट्रपति कौन बनेगा, मेरा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब बोलिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव तो विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा करते हैं, तो फिर जनता कैसे? तो जनता तो विधायक को चुनते हैं, जनते तो सांसद को चुनते हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो सबसे मेन कौन है? जनता है। बस कहने लायक है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह डॉक्टर अम्बेडकर ने कहे थे। क्या कहे थे? यदि कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसके चलाने वाला ही बेवकूफ़ होगा तो वो क्या होगा? वो संविधान भी बुरा हो जाएगा। मतलब कि राजा अच्छा होना चाहिए शासन के लिए। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे से नहीं ढाला गया है। यह कौन कहा था? बी आर अम्बेडकर कहे थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन ने कहा। अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समझ शक्तियाँ किस में निहित होते हैं? तो राष्ट्रपति में निहित होते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। कौन कहा था? पहले 15 साल के ही जो 15 साल के आप हो गए हैं तो वोट डाल सकते थे, लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही ने ही कहा था कि जो ये 15 साल वाला है उसको स्थगित कीजिए और कम से कम वोट डालने का उम्र 18 साल कीजिए। ये कौन कहा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पहले शिक्षा मंत्री हम लोग के यही थे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में कितने भारत का राष्ट्रीय ध्वज की जो तिलियाँ होती है उसमें कितने चक्र होता है उसमें कितनी तिलियाँ होती है? तो 24 होता है। तो सभी लोग इतना पढ़ाए हैं, सभी लोग एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो इम्पोर्टेंट है NCERT बेस्ट जो क्वेश्चन होगा वही हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें फालतू नहीं है। 2005 मिनट का वीडियो है, एक दो बार देख लीजिएगा, याद आ जाएगा। चलिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।